हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि अपने ओएम पार्ट 2 वॉल्यूम 1 जो है उसकी चर्चा कर रहे थे, राइट। तो उसमें दोस्तों हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इसका डिस्कस कर लिया है और आज अपने दोस्तों चैप्टर 3 जो अकाउंट सेक्शन है इसके बारे में चर्चा करेंगे, राइट। तो दोस्तों जो पहले पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज का चैप्टर अपने स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों रिकॉर्ड सेक्शन पढ़ा। रिकॉर्ड सेक्शन के अंदर क्या था, जितनी भी डाक आएगी, इनवार्ड डाक और आउटवार्ड डाक, राइट, उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डाक आएगी वो डायराइज की जाएगी, रजिस्टर की जाएगी, राइट, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अलग अलग सेक्शंस में। और इसके अंदर दोस्तों मैंने एक चीज़ और पढ़ी, स्टेशनरी से रिलेटेड जो बातें थी वो पढ़ी मैंने इसके अंदर। फिर इसका दोस्तों पैरा नंबर 61 जो है वो इंपॉर्टेंट था। अगर डाक सेक्शन से, रिकॉर्ड सेक्शन से अगर सवाल आएगा तो पैरा नंबर 61 से पूछा जाएगा आपसे, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों इंपॉर्टेंट जो लिस्ट मैंने डिस्कस करी थी आपके साथ, राइट, उस लिस्ट को दोस्तों मैं चैप्टर 4 या 5 होने के बाद सारे अपने जब रिवाइज करेंगे तो उसको एक बार और याद करवाऊंगा आपको, राइट। इसके बाद मैंने एडमिन सेक्शन या एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोलता हूँ, या एएन सेक्शन जिसको बोलता हूँ, और एएन पे, ठीक है, एडमिन पे सेक्शन मैंने डिस्कस किया। इसके अंदर दोस्तों आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि एडमिन सेक्शन और एडमिन पे सेक्शन की क्या क्या ड्यूटीज़ दी गई थी। तो इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया गया था, राइट। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो डीएडी की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मैनेजमेंट का काम जो है वो हमारे एडमिन और एडमिन पे सेक्शन का है, राइट। इसके बाद दोस्तों रिक्रूटमेंट से रिलेटेड चीज़ें, पोस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें, ट्रांसफ़र से रिलेटेड चीज़ें, कन्फर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें, इंक्रीमेंट से रिलेटेड चीज़ें, प्रमोशन से चीज़ें रिलेटेड जो थी उनसे सारे रिलेटेड काम उससे, ठीक है। कंडक्ट और डिसिप्लिन, अपार से रिलेटेड, सर्विस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, राइट। और दोस्तों एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था वो करना तो रिकॉर्ड सेक्शन को चाहिए था, लेकिन एडमिन सेक्शन उसको करता है या एडमिन पे सेक्शन करता है। वो कौन सा दोस्तों, सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल जो लेटर्स आते हैं, डीओ लेटर्स जो आते हैं, उनको डायरी करना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, राइट, एज सिंपल एज दैट। आगे दोस्तों कैश बुक के बारे में मैंने आपको बताया, और इसके साथ जो जुड़े हुए रजिस्टर जो थे उनका काम भी एडमिन या एडमिन पे सेक्शन करता है, राइट। इसके बाद दोस्तों मैंने क्या पढ़ा, जो लोकली कंट्रोल हेड जो है उसके अंदर जो प्रिपरेशन ऑफ बजट है वो भी यही दोनों सेक्शन करते हैं, राइट। कौन से, एडमिन और एडमिन पे। इसके बाद दोस्तों मैंने एलसीएच और सीसीएच, सेंट्रल कंट्रोल हेड, और एलसीएच के बारे में आपको डिफरेंशिएशन बताया, राइट। सीसीएच दोस्तों क्या होता है, सेंट्रल कंट्रोल हेड क्या होता है, पे एंड अलाउंसेस ऑफ द रेगुलर पर्सोनल ऑफ द आर्मड फोर्सेस। दोस्तों रट लो इस लाइन को, अगर डिस्क्रिप्टिव में आपसे पूछा जाता है तो ये सेम आपको चिपका के आनी है। दोबारा सुनिए, पे एंड अलाउंसेस ऑफ रेगुलर पर्सोनल ऑफ द आर्मड फोर्सेस। इससे रिलेटेड जो चार्जेस हैं वो दोस्तों मेरे सेंट्रली कंट्रोल हेड में एडजस्ट किए जाएंगे, राइट। और दोस्तों ये जो पे एंड अलाउंसेस है रेगुलर पर्सोनल ऑफ द आर्मड फोर्सेस के, ये ऑब्लिगेटरी इन नेचर है, राइट। तीसरा पॉइंट मैंने क्या पढ़ा कि ये जो चार्जेस हैं सेंट्रली कंट्रोल हेड के अंदर जो ऑब्लिगेटरी इन नेचर है, ये दोस्तों इनकी इफेक्टिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, राइट। इसके बाद दोस्तों मैंने क्या पढ़ा, इनके जो आर्मड फोर्सेस के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो सीसीएच को कंट्रोल करते हैं, राइट। इसके बाद दोस्तों लोकली कंट्रोल हेड में क्या पढ़ा, लोकली कंट्रोल हेड में दोस्तों सीसीएच के अलावा जितने भी चार्जेस होंगे, इंडस्ट्रियल पर्सन के स्टोर के अंदर जो काम करते हैं उनके चार्जेस हो, पेंशन से रिलेटेड काम हो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो, ठीक है। और दोस्तों इनको प्रिपेयर कौन करता है, कमांड हेडक्वार्टर, इंडिपेंडेंट एरिया यूनिट के कमांडर, ठीक है। तो वो सारे जो चार्जेस हैं वो लोकली कंट्रोल हेड के अंदर कंसीडर किए जाते हैं, राइट। इसके बाद दोस्तों मैंने क्या पढ़ा, एलपीसी के बारे में पढ़ा। एलपीसी क्या होता है दोस्तों, फुल फॉर्म होती है लास्ट पे सर्टिफिकेट। जैसे कि नाम में इंडिकेट दिया गया है आपके कि लास्ट पे ड्रॉन के बारे में, इसके बारे में जानकारी होगी, राइट। जब कोई इंसान, जब कोई इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो उसके फर्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, तो उसको एलपीसी सेंड करती है, ठीक है। उसके अंदर उसकी लास्ट पे ड्रॉन है उसकी डिटेल रहेगी, उसके कोई एडवांसेज जो है वो आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, अगर है तो उसकी डिटेल रहेगी, ठीक है। तो ये सारी बातें एलपीसी के अंदर लिखी जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों मैंने प्रोविजनल पेमेंट्स के बारे में आपको बताया। प्रोविजनल पेमेंट की डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि मैं कोई पेमेंट कर रहा हूँ, मैं कोई खर्चा कर रहा हूँ, किसके एंटिसिपेशन में, कि रिसिप्ट आ जाएगी सैंक्शन की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो मैं खर्चा कर रहा हूँ, राइट, या कोई एडिशनल अलॉटमेंट कर रहा हूँ एक्सपेंडिचर का, ठीक है। तो उसके केस में भी मैं इसको प्रोविजनल पेमेंट बोलता हूँ, राइट, यस और नो। इसके बाद देखिए दोस्तों ये पीसीडीए सीडीए के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है कि वो प्रोविजनल पेमेंट करें या नहीं, राइट। इसको एडिशनल और जॉइंट के लिए वो ट्रांसफर भी कर सकता है पावर को। और दोस्तों मैंने इसकी आपको हायरार्की बताई। इसके अंदर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने कि ADJT को आपको याद रखना है, ADJT, राइट। इसके बाद दोस्तों एडिशनल, फिर सीडीए, फिर पीसीडी आ जाएगा। अगर यही मैं सीजीडीए ऑफिस के अंदर जाऊंगा तो ए सीनियर ए, डी सीनियर डी, जेटी सीनियर जेटी, राइट। इसके बाद दोस्तों एचएजी प्लस और एपेक्स लेवल की 2 अधिकारी और आ जाएंगे, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों मैंने क्या पढ़ा, IFCDA 13 पढ़ा। बहुत ही ईजी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। IFCDA 13 क्या होता है दोस्तों, हम कोई चेक इश्यू करते हैं, फ्रेश चेक इश्यू करते हैं, किसके, इन ल्यू में दोस्तों करते हैं, या तो वो लॉस्ट कर जाए ट्रांजिट के अंदर पुराना चेक,
ठीक है। या दोस्तों रिटर्न कर दे बैंक उसको कि हाँ भैया ये तो एक्सपायरी हो गया, और बैंक चेक की एक्सपायरी पीरियड दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिए 3 मंथ है, ठीक है। जिस तारीख से इशू कर देगा उससे अगले दिन से 3 मंथ काउंट कर लेना, राइट। उसको मैं वो जो है चेक की वैलिडिटी रहती है, राइट। दोस्तों कई बार ऐसा सोचा जाता है, कई बुक्स में भी लिखा गया है, कंफ्यूज मत हो जाना कि जिस मंथ में चेक इशू करते हैं वो डेट छोड़नी है। दोस्तों वो डेट नहीं छोड़नी है हमें, चेक जिस डेट को इशू कर दिया उस तारीख से 3 महीने काउंट कर लो, तब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी, राइट। यस और नो। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है कि डिसऑनर कर दे बैंक कोई और रीज़न से, राइट। तो ये मेरा IFCDA 13 कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए दोस्तों मैंने NPS के बारे में बताया, पहले नाम क्या था इसका, न्यू पेंशन स्कीम, अब क्या नाम है दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम। यस। इसके बाद देखिए दोस्तों मैंने कुछ आपको फुल फॉर्म्स बताई, और NPS लागू कब हुआ, 1/1/2004 के बाद के एम्प्लॉयज़ के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए, और छोड़ना किसको, आपको आर्मड फोर्सेज के लोगों को, राइट। PFRDA की फुल फॉर्म पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्राण नंबर की दोस्तों परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। NSDL की दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों मैंने लास्ट RTI एक्ट के बारे में बताया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, राइट। पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, 12/10/2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि 30, 40 और 48 ये ट्रिक आपको याद रखनी, 30 दिन के अंदर सूचना देनी है, थर्ड पर्सन के लिए 40 दिन में, और किसी की लाइफ या लिबर्टी से अगर मामला जुड़ा हुआ तो 48 घंटे के अंदर आपको सूचना देनी है। देता कौन है दोस्तों, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, जो हर एक मिनिस्ट्री, हर एक सरकारी डिपार्टमेंट ने नियुक्त किया गया है, राइट। शुल्क की बात कर लें तो BPL रेखा से जो नीचे जो लोग रहते हैं उनको 0 रुपये शुल्क देना है, और बाकियों को 10 रुपये शुल्क प्रति एप्लीकेशन देना है, राइट। एपेलेट अथॉरिटी क्या होती है, PIO से जवाब नहीं दे तो मैं एपेलेट अथॉरिटी के पास जाऊँगा, राइट। एपेलेट अथॉरिटी के जवाब से संतुष्ट नहीं हो तो मैं SIC या CIC के पास जाऊँगा। अगर स्टेट का विषय है तो SIC के पास, सेंटर का विषय है तो मेरा दोस्तों CIC के पास जाऊँगा, राइट। और दोस्तों इनका कॉम्बिनेशन देख लीजिए, SIC और CIC का 11 टोटल मेंबर रहते हैं, जिसके अंदर 1+10 का रेशियो रहता है। एक दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, राइट, और 10 इसके सपोर्टिंग रहते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने RT एक्ट के बारे में पढ़ी। तो आज अपने अकाउंट सेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों सन 2000 में पूछा गया मेंटेनेंस ऑफ डेप्ट हेड रजिस्टर्स, राइट। और दोस्तों अपने ऊपर का मोटा मोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, राइट। तो जो बता रहा हूँ दोस्तों इनको एज इट इज अपने को याद करना है। डिटेल डिस्कशन अपने ये एग्जाम हो जाएगा, फिर चैप्टर वाइज जैसे अकाउंट कोड में डिस्कस किया था, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, इंपॉर्टेंट चैप्टर का चैप्टर वाइज सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी थी, जैसे OM1 में अपने किया था, वैसे ही OM2 करेंगे और बाकी सारी बुक्स करेंगे, राइट। यस और नो। तो देखिए दोस्तों पहला काम क्या है, मेंटेनेंस ऑफ डेप्ट हेड रजिस्टर, इसको मैं DHB भी बोलता हूँ, राइट। दोस्तों डेप्ट के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शंस आती हैं जो कैरी फॉरवर्ड होती रहती हैं नेक्स्ट ईयर्स के अंदर, राइट। तो उसका कोई रजिस्टर मेंटेन होता होगा, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है कि DHB डेप्ट हेड रजिस्टर जो है, DHR इसको बोलते हैं, सॉरी, डेप्ट हेड रजिस्टर जो है वो अकाउंट सेक्शन मेंटेन करते हैं। और दोस्तों ये सवाल पूछा गया था, तो और भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। अगला है दोस्तों अकाउंटिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू द DAD रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। इनसे रिलेटेड दोस्तों DAD को कोई रिसिप्ट प्राप्त हुआ, DAD कोई एक्सपेंडिचर करता है तो इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी आ जाएगी, राइट। एडजस्टमेंट ऑफ डिफेंस ट्रांजैक्शंस अराइजिंग इन इंग्लैंड एंड एडजस्टेबल इंडिया, इस प्रकार की ट्रांजैक्शंस, कोई भी ट्रांजैक्शंस हैं डिफेंस की ट्रांजैक्शंस हैं वो इंग्लैंड के अंदर होगी, लेकिन एडजस्ट करनी है उनको इंडिया के अंदर, राइट। तो अकाउंट सेक्शन करेगा मेरा। दोस्तों पैसे से बात जो होंगे, एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो बात होगी, तो उसके लिए जो सबसे बड़ा सेक्शन जो बनाया गया है हमारा, वो दोस्तों अकाउंट सेक्शन बनाया गया है। यस और नो। इसके बाद देखिए दोस्तों UK गवर्नमेंट के बिहाफ पर DAD जो पेमेंट करता है इंडिया में, उसकी ट्रांजैक्शन भी अकाउंट सेक्शन में होगी। दोस्तों उनको लाइनों को एज इट इज़ आपको याद रखना है। सवाल एग्जामिनर कैसे पूछेगा पेपर में, UK गवर्नमेंट के बिहाफ पर DAD जो पेमेंट करता है इंडिया के अंदर, वो PCDA CDA का, रीजनल PCDA CDA का, प्रिंसिपल CDA PCDA का कौन सा ऑफिस करता है वो सारा काम, तो आपको लगा देना है इन अकाउंट सेक्शन। मेंटेनेंस ऑफ डेप्ट हेड रजिस्टर PCDA CDA ऑफिस के अंदर कौन सा ऑफिस करता है, कौन सा सेक्शन करता है, तो अकाउंट सेक्शन करता है, राइट। सेटलमेंट ऑफ डिफेंस ट्रांजैक्शंस अंडर डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट, अच्छा छूट गया गए, तो सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर द डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट कौन करता है, अकाउंट सेक्शन। डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट दोस्तों पता है आपको क्या होता है, राइट। अप्रैल फूल बनाया था हमने, इसको याद करने की ट्रिक आपको बताई थी, राइट। डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट के कब दोस्तों आया ये चलन में, तो आपको इसकी डेट बतानी है, राइट। इसके रिलेटेड दोस्तों जो ट्रांजैक्शन होगी वो कहाँ होगी, वो भी मेरे अकाउंट सेक्शन में होगी। दोस्तों डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट है RBI CS नागपुर के अंदर, राइट। लेकिन दोस्तों उनसे जो कम्युनिकेशन है, उनसे जो जैसे FPB का हमने जो मैप पढ़ा था, उसके अंदर सारी चीज़ें जो थी वो अकाउंट सेक्शन के अंदर हो रही थी, राइट। आगे देखिए दोस्तों प्रेपरेशन एंड बजट एस्टिमेट फॉर द विच DAD इज रिस्पॉन्सिबल,
पिछले में दोस्तों मैंने पढ़ा कि LCH लोकली कंट्रोल हेड से रिलेटेड जो बजट प्रिपेयर होगा वो एडमिन या एडमिन पे सेक्शन करेगा, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों थोड़ा सा अलग है, बजट एस्टिमेट DAD जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उससे रिलेटेड सारे काम जो हैं वो अकाउंट सेक्शन करेगा, राइट। समझ में आई बात है दोस्तों। अगला चलिए, वाचिंग प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट अलॉटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ लोकली कंट्रोल्ड हेड। दोस्तों लोकली कंट्रोल्ड हेड क्या होता है, एक बार दोबारा सुन लीजिए। लोकली कंट्रोल्ड हेड जो है पेमेंट टू इंडस्ट्रियल पर्सन जो स्टोर या फैक्ट्री में काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेज जो है, मिसलेनियस एक्सपेंसेज जो हैं, पेमेंट फॉर स्टोर परचेज है, वर्क्स का एक्सपेंडिचर है, पेंशन के रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है, ये सारी जो चार्जेस हैं वो लोकली कंट्रोल हेड के अंदर आते हैं। और दोस्तों इनको प्रिपेयर कौन करता है, कमांड हेडक्वार्टर, इंडिपेंडेंट एरिया, ठीक है, कमांडर यूनिट या फॉर्मेशन के। तो दोस्तों ये इनको अलॉट तो कर दिया इन्होंने फंड, ठीक है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर होगा इस पे वॉच कौन करेगा, हमारा DAD करेगा। DAD का भी दोस्तों अकाउंट सेक्शन करेगा, राइट। समझ में आई दोस्तों बातें। आगे चलिए, मेंटेनेंस ऑफ डिफेंस लेजर। अगर डिफेंस लेजर की बात आ जाए कौन बनाता है तो वो अकाउंट सेक्शन बनाता है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, अब फ्रेंड्स देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरा जो हैं मैंने आपको बता दिए, जनरली प्रीवियस एग्जामिनेशन पूछे गए, तो आप इनको अपने एंड पे पढ़ लेना। जब इनका डिटेल डिस्कशन करेंगे तब मैं सारी चीज़ों को इंक्लूड करूँगा, राइट। अब 2 जून को दोस्तों जो एग्ज़ाम है उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीज़ें मैं बना रहा हूँ, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर जो 10-12 दिन है वो हमारे एग्जामिनेशन के लिए डेडिकेटेड वीडियोज़ इन पर बनाइए, राइट। तो देखिए दोस्तों, अप्रैल 2018 के अंदर पैरा नंबर 1666 पूछा गया था। अप्रैल 2018 के अंदर पैरा नंबर 176 का नोट 1 पूछा गया था। नवंबर 2007 में दोस्तों पैरा नंबर 183, अप्रैल 2009 में दोस्तों पैरा नंबर 188 और अप्रैल 2009 के अंदर दोस्तों पैरा नंबर 189 भी पूछा गया था, राइट। तो दोस्तों पैरा नंबर 174 से जो इस चैप्टर के अंदर है फोकल पॉइंट बना जो ये सारा जो सिस्टम दिया गया है वो आप एक बार डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट जो है चैप्टर 6 के अंदर अकाउंट कोड के अंदर वो जाके देखिए, पहले वो 3 से 4 वीडियो देखिए दोस्तों चैप्टर 6 के, तब आपको ये बेटर समझ में आएगा, राइट। और इसका रिवीजन मैं करवाऊंगा जब इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछेंगे आपसे 2 नंबर का, और दोस्तों सब्जेक्टिव में भी पूछेंगे आपसे 6 नंबर का, ठीक है। तो 8 से 10 नंबर का काम है दोस्तों। कान आँख नाक सारे छिद्र खोल के बैठिए अपने और ध्यान से सुनिएगा। एक्सचेंज अकाउंट्स बिटवीन PCDA CDA और डिफेंस अकाउंट्स। दोस्तों PCDA CDA के अंदर दो PCDA CDA में अपने एक्सचेंज अकाउंट करना है, ठीक है। मतलब एक जगह की ट्रांजेक्शन को दूसरे PCDA CDA में मुझे भेजना है, तो वो कैसा मेथड मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे दिया गया है तो वो देखूंगा मैं। ट्रांजेक्शन्स अराइजिंग इन द बुक्स ऑफ वन प्रिंसिपल कंट्रोलर। ट्रांजैक्शंस अराइज हुई है कहाँ, किसकी बुक में। दोस्तों बुक का मतलब अकाउंट होता है, ठीक है। ये बुक से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। बुक कोई किताब नहीं है कि ये जैसी ये किताब है, राइट। तो बुक का मतलब है अकाउंट, राइट। ट्रांजैक्शंस अराइजिंग इन द बुक्स ऑफ वन प्रिंसिपल कंट्रोलर। एक प्रिंसिपल कंट्रोलर या कंट्रोलर की बुक्स के अंदर उनके अकाउंट्स के अंदर कोई ट्रांजैक्शंस अराइज होती है, ठीक है दोस्तों। अब ट्रांजैक्शंस क्या होती है, ट्रांजैक्शंस कुछ नहीं है दोस्तों, पैसा आया पैसा गया, इसी को ट्रांजैक्शन बोलता हूँ कंबाइंड रूप से मैं, राइट। इसी को मैं ट्रांजैक्शन बोलता हूँ, या तो रिसिप्ट हुआ या एक्सपेंडिचर हुआ, राइट। येस और नो। ट्रांजैक्शंस दोस्तों आप बैंक पे ATM से पैसा निकालते हो, ठीक है। पैसा निकाल लिया, अकाउंट आपका डेबिट हो गया, आपकी जेब क्रेडिट हो गई, वो ट्रांजैक्शन है। बैंक में जमा पैसा करवा दिया आपने, 20,000 रुपये जमा करवा दिए, ठीक है। तो वो आपका अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो एक प्रकार से एक ट्रांजैक्शन, उस पूरे होल प्रोसेस को दोस्तों मैं ट्रांजैक्शन बोलता हूँ, राइट। येस और नो। तो क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ट्रांजैक्शंस अराइजिंग इन द बुक्स ऑफ वन प्रिंसिपल कंट्रोलर विच आर एडजस्टेबल इन द बुक्स ऑफ अनदर PCDA। मतलब जो ट्रांजैक्शंस जो हैं पहले के बुक के अंदर तो अराइज होगी, ठीक है। ट्रांजैक्शंस देखिए दोस्तों यहाँ से पढ़िए, विच आर एडजस्टेबल इन द बुक्स ऑफ द अनदर PCDA, वो दूसरे PCDA CDA के अंदर एडजस्टेबल है, किसके, डिफेंस अकाउंट्स के। आर पास्ड ऑन थ्रू द डिफेंस अकाउंट। दोस्तों एक PCDA CDA ये है, एक PCDA CDA ये है, ठीक है। ये A है, ये B है, राइट। अब दोस्तों इसको सदर्न कमांड मान लो, इसको वेस्टर्न कमांड मान लो, ठीक है। साउथ वेस्टर्न कमांड मान लो, इसको सेंट्रल कमांड मान लो, इसको नॉर्दर्न कमांड मान लो, राइट। अब दोस्तों जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आपके दिमाग में चल रहा है, सदर्न कमांड लिखा तो पूना, वेस्टर्न कमांड लिखा तो चंडीगढ़, साउथ वेस्टर्न कमांड लिखा तो क्या आ जाएगा, जयपुर। सेंट्रल कमांड क्या आ जाएगा, लखनऊ। नॉर्दर्न कमांड क्या आ जाएगा, जम्मू आ जाएगा, राइट। तो ये दोस्तों सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहनी चाहिए, राइट। ऑफिस जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, दिमाग में सोचते रहो ये चीज़ें, ठीक है, राइट। ऑफिस में बैठे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो ये चीज़ें सारी आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। खाना खा रहे हो, उठते बैठते दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलेगी जब आपको ये सारी चीज़ें याद होगी, राइट। वरना आप भूल जाओगे एक बार पढ़ के। तो देखिए क्या बोल रहा है कि इस ए जो PCDA CDA हैं, इसकी बुक्स जो हैं, इसके अकाउंट जो हैं, यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शंस अराइज हुई, राइट। लेकिन मुझे एडजस्ट करना है ये B के अंदर। दोस्तों जो डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट्स जो हैं वो इसी पर्पस से यूज़ किया जाता है कि इसके जो ट्रांजैक्शन है वो B के अंदर मैं ट्रांसफ़र कर दूँ। तो दोस्तों ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, तो ये होगी DEA के जरिए, डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट के जरिए, ठीक है। अब दोस्तों ये कैसे बनता है, क्या इसका पूरा प्रोसेस है, वो नेक्स्ट स्लाइड में अपने देखते हैं। तो चलिए क्या बोला गया है दोस्तों, जब आपको डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट्स ऑपरेट करना है, DEA जब आपको ऑपरेट करना है तो आपको DID शेड्यूल बनाना पड़ेगा। DID की फुल फॉर्म है दोस्तों डिफेंस इंटर डिपार्टमेंटल। दोस्तों जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंटर डिपार्टमेंटल, डिफेंस इंटर डिपार्टमेंटल शेड्यूल,
राइट। तो दोस्तों इसके अंदर कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं अपने इंडियन आर्मी फॉर्म CDA 338A, राइट, ये तो इसका फॉर्म नंबर यूज़ होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्लास 8 वाउचर ऑपरेट होगा, राइट, क्लास 8 वाउचर ऑपरेट होता है। अब क्लास 8 वाउचर क्या होता है ये पूरे अपने डिस्कस करेंगे अभी, राइट। IEF CDA 338 के दो भाग हैं। एक तो दोस्तों फिल करेगा जो ओरिजिनेटिंग कंट्रोलर है। दोस्तों ओरिजिनेटिंग कंट्रोलर कौन होता है, दो मेरे पास रीजनल PCDA CDA हैं, इनके बीच की मैं ट्रांजैक्शंस को सेटल कर रहा हूँ। तो जो दोस्तों DID शेड्यूल बनाएगा, जिस प्रिंसिपल कंट्रोलर या कंट्रोलर से अपने ट्रांजैक्शंस ओरिजिनेट होती है उसको मैं बोलता हूँ मेरा ओरिजिनेटिंग कंट्रोलर। दोस्तों कोई बहुत टफ लैंग्वेज नहीं है, बहुत टफ शब्द नहीं है। ओरिजिनेटिंग जहाँ से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। यस, समझ में आ रही बातें। तो दोस्तों इसको बोलता हूँ ओरिजिनल कंट्रोलर। एक तो ये फिल करेगा, दूसरा दोस्तों रेस्पॉन्डिंग कंट्रोलर जो है वो फिल करता है, राइट। तो इतना आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों क्लास 8 वाउचर ऑपरेट होता है तो हमें सारी क्लास ऑफ वाउचर्स को याद रखना है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था 6 से 8 या टोटल 10 नंबर का भी काम हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में, तो ध्यान से सीखिए इसको। टोटल क्लास ऑफ वाउचर है दोस्तों 1 to 9 एक्सेप्ट 7, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। तो दोस्तों अब इसकी संख्या पूछी जा सकती है कि टोटल कितने हैं, 8, ठीक है। क्लास ऑफ वाउचर 1 to 9 है लेकिन एक्सेप्ट 7 है, मतलब 7 नंबर ऑपरेट नहीं करता मैं, राइट। दैट हैज़ बीन ऑब्सोलेटेड, तो इसलिए हम इसको निकाल दिया है। तो अब संख्या जो पूछेंगे तो दोस्तों आपको 8 देनी है, किताबों के अंदर भी 8 ही दी गई है। आगे चलिए दोस्तों कितने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हटा दो 8 और 9, राइट। अब इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों इसकी याद करने की ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। और दोस्तों जिसने इस तरीके से याद नहीं किया, राइट, जिसने किताब से पढ़ लिया और जो लाइन वाइज पढ़ लिया, ठीक है, और जो वो पढ़ के चला गया और उसको ऐसा लगा कि मुझे क्लास ऑफ वाउचर याद है, तो दोस्तों मेरी 1000% गारंटी है कि वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही करके आ जाएगा, ठीक है। 90% लोग, 70 90 नहीं तो 80% लोग दोस्तों उसको गलत करके आएंगे, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें याद नहीं रहती, ठीक है। इसको अपने को एक पैटर्न से याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों कैसे डिज़ाइन करना है इसको, 1 2 3 4 ऐसे लिखोगे आप, 5 6 8 और 9 ऐसे लिखोगे, राइट। अब सबसे पहले देखिए दोस्तों 1 को मैं 5 से तुलना करूँगा, 2 की 6 से, 3 की 8 से, 4 की 9 से, राइट। यस और नो। अब देखिए दोस्तों क्लास 1 वाउचर जो है वो है कैश वाउचर, इधर है कैश अकाउंट। तो दोस्तों कैश कैश, पैसा पैसा, 1 और 5 में तो पैसा पैसा है, कैश वाउचर है पहले, फिर कैश अकाउंट है, CV है, CA है, CV है, CA है, ठीक है, CV है, CA है, राइट, CV है, CA है, क्लास 1 है, क्लास 5 है। अब देखिए दोस्तों दूसरा है ट्रांसफ़र एंट्री रेलवे बिल्स। दोस्तों मुझे ट्रांसफ़र करना है सामान को रेलवे के अंदर, तो रेलवे का जो पार्सल डिपार्टमेंट जो होता है उसमें काम करता हूँ, मुझे ट्रांसफ़र करना है सामान को 2 नंबर बोगी से 6 नंबर बोगी में, राइट। मुझे क्लास 2 वाउचर, क्लास 6 वाउचर याद रखना है। तो रेलवे का सामान जो है ट्रांसफ़र करना है सामान को रेलवे के अंदर, ट्रांसफ़र करना है सामान को रेलवे के अंदर। 2 और 6 याद हो गया दोस्तों। तीसरा दोस्तों, तीसरा और 8वां कैसे याद रखोगे, ID शेड्यूल है सिविल का, ID शेड्यूल है डिफेंस का। अब 8 नंबर आगे देखिए, ID शेड्यूल मतलब DID जिसको बोल दूंगा, ठीक है। इसको आगे C ले आओ, CID हो जाएगा, ठीक है। क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ये दया नहीं आएगा दरवाजा तोड़ने, ठीक है। ये CID अलग है, ये है DID दोस्तों, DID शेड्यूल, ठीक है। ID शेड्यूल सिविल का, DID शेड्यूल डिफेंस का, राइट। 3 और 8 याद हुए। अब देखिए दोस्तों क्लास 4 पे जब मैं बात करूँगा और क्लास 9 की जब बात करूँगा तो इसको थोड़ा सा आप देखिए। क्लास 9 तो दोस्तों MES बिल है सबसे लास्ट में, MES को हमने सबसे लास्ट में पटक दिया। और दोस्तों ये 4 क्लास 4 जो है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड चार्जेस को ऐसे याद रखिए, एक शब्द ऑफ को छोड़ दिए, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, मतलब क्लास 4 के अंदर 4 ही शब्द हैं, ठीक है। एक बार दोबारा सुनिए दोस्तों, क्लास 1 क्लास 5 कैसे याद रखो, कैश है, कैश है, कैश वाउचर है, कैश अकाउंट है, ट्रांसफ़र करना है सामान को रेलवे के अंदर, ID शेड्यूल है सिविल का, ID शेड्यूल है डिफेंस का। क्लास 4 के अंदर 4 ही शब्द है मेरे, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड चार्जेस, ठीक है, बड़ा सा नाम है। क्लास 9 दोस्तों MES बिल है, ये आपको याद रह जाएगा लास्ट का, ठीक है। याद हुआ दोस्तों, आगे चलिए। अब देखिए फ्रेंड्स DID शेड्यूल जो है वो उसकी कितनी कॉपी बनती है, ठीक है। कॉपी का नाम आते ही आपको MRO याद आ गया, ठीक है। तो MRO वीडियो को पॉज करो, अपने दिमाग में रिवाइज़ कर लो, ठीक है। MRO कितनी कॉपी बनती है, कौन सी कहाँ जाती है, अकाउंट सेक्शन में कौन सी कॉपी जाती है, डिपॉजिटर के पास कौन सी कॉपी रहती है, राइट। तो वो सारी चीज़ें याद कर लो आप। याद हुआ। अब देखिए दोस्तों DID की 5 कॉपी बनती है, ठीक है, जिसको बोलता हूँ मैं क्विंटुप्लीकेट। क्विंटुप्लीकेट का मतलब है दोस्तों 5 कॉपी बनना, समझ में आ रहा है। देखिए दोस्तों क्विंटुप्लीकेट बोलता हूँ इसको, क्विंटुप्लीकेट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अक्षर का शब्द है दोस्तों, यह है क्विंटुप्लीकेट। 5 कॉपी बनेगी, ठीक है। कौन कौन सी कॉपी कहाँ कहाँ जाएगी देखिए। तो एक कॉपी तो दोस्तों अकाउंट सेक्शन ऑफ द ओरिजिनेटिंग PCD CDA रखेगा, राइट। 3 कॉपी दोस्तों अकाउंट सेक्शन ऑफ द रेस्पॉन्डिंग PCD CDA रखेगा, राइट। और 1 कॉपी दोस्तों एज ए ऑफिस कॉपी रहेगी उसके पास, ठीक है। अब दोस्तों ये कैसे कैसे भरी जाती है, ये सारा डिटेल डिस्कशन इस पैरा में दिया गया है, ठीक है। अपनी दोबारा जब इसको पढ़ेंगे तब अपनी डिस्कस करेंगे। आपको ऐसे याद रखनी है, 131 है, 1 कॉपी और अकाउंट सेक्शन में ओरिजिनेटिंग PCD CDA रखेगा, 1 कॉपी वो ऑफिस कॉपी के रूप में, और 3 कॉपी जो है रेस्पॉन्डिंग PCD CDA के पास जाएगी, राइट। अब देखिए दोस्तों DID शेड्यूल कितने डिजिट का होता है,
राइट दोस्तों, MIN डिजिट कितने डिजिट का होता है, MRO आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने डिजिट का होता है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। अब देखिए दोस्तों, जो पूछता हूँ कमेंट सेक्शन में बताइए आप, और बुक्स में छानबीन करके बताइए, ठीक है। हर इंसान को नहीं पता होगा, हर एक स्टूडेंट को नहीं पता होगा, राइट। तो किताबें दोस्तों देखोगे तो आप किताबें देखने की आदत पड़ जाएगी, राइट, उसको पेज पलटने की, तो वो आदत पड़ गई तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम पास करने के लिए, राइट। तो देखिए दोस्तों, MIN डिजिट कितने नंबर का होता है वो आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। DID शेड्यूल नंबर दोस्तों कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का, राइट। इसको याद करने का फॉर्मूला है दोस्तों 241 422। कैसे याद करोगे, 241 422, 241 422। अब दोस्तों ये जब याद करोगे तो आप ये भूल जाओगे, ठीक है। इसके लिए मैंने इसको दोनों को एक साथ रख लिया, 423 222। ये कौन सा है, मेजर, सब मेजर, माइनर, सब डिटेल और ऑब्जेक्ट हेड, ठीक है। फंक्शन, सब फंक्शन, प्रोग्राम, स्कीम, सब स्कीम और प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन, राइट। अब देखिए दोस्तों 423 222 तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये है 241 422। अब ये तो ऐसा है, लेकिन इसको एक और शॉर्ट ट्रिक से आपको चीज़ें याद करवाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, DID शेड्यूल जो है 2 PCDA और CDA के बीच की ट्रांजेक्शन्स को सेटल आउट करता है, राइट, उनका एडजस्टमेंट करता है। अब देखिए दोस्तों, DID शेड्यूल जो है, डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट जो है, 2 PCDA CDA के बीच के ट्रांजैक्शन को सेटल आउट करता है, राइट। तो दोस्तों PCDA CDA पहले सबसे बड़ी एंटिटी हो गई जहाँ से ये स्टार्ट करेगा अपने ट्रांजैक्शंस को ओरिजिनेट करना, राइट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आ जाएगा CDA कोड, ठीक है, वो है 2 डिजिट का, राइट। CDA कोड है 2 डिजिट का, और दोस्तों CDA के अंदर कोई सा सेक्शन तो होगा, तो CDA के सेक्शन में घुस गया, राइट। तो दोस्तों वो कितने डिजिट का हो गया, 4 डिजिट का, ठीक है। अब इसको डिजिट मत याद रखिए, आप ऐसे याद रखिए, पहले CDA में चला मैं, सबसे बड़ा CDA है मेरा, उसके अंदर उसका एक सेक्शन होगा, राइट। सेक्शन के अंदर दोस्तों मैं DID शेड्यूल बना रहा हूँ, तो एक मैं क्लास ऑफ वाउचर ऑपरेट करूँगा, ठीक है। वो दोस्तों क्लास ऑफ वाउचर 1 डिजिट का ही होता है, जैसे अपने पढ़ना क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, ठीक है। अब दोस्तों क्लास ऑफ वाउचर है तो उसके अंदर तो जिस क्लास का वाउचर है वो डिमेंशन कर दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं क्या करूँगा कि वाउचर नंबर दूंगा मैं, ठीक है, राइट। और लास्ट के दोस्तों मंथ और ईयर आपको याद रहेंगे, ठीक है। अब कैसे याद रखूँगा, मंथ और ईयर 2 डिजिट के हैं, तो ये मंथ और ईयर हो गए। अब देखिए दोस्तों, 7th डिजिट जो है ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, 7th डिजिट ऑफ द DID शेड्यूल डिनोट्स व्हाट, तो इसका जाए क्लास ऑफ वाउचर। 7th डिजिट 1 डिजिट का है, 7th देखिए दोस्तों 4 और 2 6 और ये 7वां, ठीक है। अब दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 तो 11वां, ये कितना हो गया 13वां, और ये कितना हो जाएगा 15वां, टोटल 15 डिजिट है ना। तो 7th डिजिट जो है दोस्तों वो क्लास ऑफ वाउचर को डिनोट करता है, तो इसके क्लास ऑफ वाउचर के आगे क्या आ जाएगा, वाउचर नंबर 4 डिजिट का, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों, पहले CDA कोड आ जाएगा और फिर इसका सेक्शन कोड आ जाएगा, राइट। 15 नंबर पे 15 डिजिट का है दोस्तों, CDA कोड 2 डिजिट का, सेक्शन कोड 4 डिजिट का, क्लास ऑफ वाउचर 1 डिजिट का, वाउचर नंबर 4 डिजिट का, मंथ 2 डिजिट के और ईयर 2 डिजिट के, राइट। फर्स्ट एंड सेकंड, 3rd to 6th, 7th क्लास ऑफ वाउचर 8 से 11 12 13 14 और 15, राइट। और दोस्तों अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए आप क्या है। क्लास 8 वाउचर फ्लोटेड बाय प्रिंसिपल CDA वेस्टर्न कमांड इन मंथ ऑफ मार्च 94, तो इसका DID शेड्यूल कैसे बनेगा, राइट। तो देखिए दोस्तों क्या है, 15 डिजिट का लिख दिया मैंने, तो पहले CDA कोड लिख दिया। CDA कोड दोस्तों वेस्टर्न कमांड का है, इसके एनेक्सर में जाओगे तो आपको मिल जाएगा किताब के, ठीक है। ये सारा अलॉट करता है, ऊपर से अलॉट होते हैं हायर अथॉरिटी से, ठीक है। तो ये देखिए क्या आ गया दोस्तों, CDA कोड आ गया, फिर इसका आ गया सेक्शन कोड, इसके कोई से भी सेक्शन से ओरिजिनेट हुआ 0010। फिर ये देखिए दोस्तों क्लास ऑफ वाउचर 8 ऑपरेट हो गया, ये वाउचर नंबर आ गया, ये तीसरा मंथ आ गया मार्च, ठीक है, और ये आ गया 94, राइट। आगे चलिए दोस्तों, आगे फ्रेंड्स इजी सी बात लिखी गई है 277 में। क्या लिखा गया है, वॉचिंग एक्सपेंडिचर अगेंस्ट अलॉटमेंट्स, ठीक है। जो आपने अलॉटमेंट कर दी उसके अगेंस्ट में एक्सपेंडिचर को वॉच करना है, राइट। तो द अथॉरिटीज़ टू होम अलॉटमेंट्स आर मेड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉचिंग द प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब जिन अथॉरिटी को अलॉटमेंट्स मेड किया गया है वो रेस्पॉन्सिबल है कि भाई वो, मान लो जिस अथॉरिटी को मान लो आपको 5 करोड़ रुपए दे दिए, ठीक है, आपने उसको आगे बांट दिया, तो आप ही तो रेस्पॉन्सिबल हो कि उस पर वॉच करो एक्सपेंडिचर पे, ठीक है। एंड फोर्सिंग दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सपीड द अलॉटमेंट, ठीक है। अलॉटमेंट जो है उतना ही हुआ है, उसी परव्यू के अंदर हो रहा है, वो सारी चीज़ जांच करनी है, ठीक है। तो 283 के अंदर देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, री एप्रोप्रिएशन क्या होता है दोस्तों, री एप्रोप्रिएशन क्या होता है, ठीक है। दोस्तों इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, या यूटिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इन द बजट प्रोविजन अंडर वन हेड टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर अंडर अनदर हेड। दोस्तों क्या होता है कि 2 हेड हैं मेरे, ठीक है, राइट। ये दोस्तों सेम ग्रांट्स के हेड हैं, एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। जो डिमांड फॉर ग्रांट होती है, सेम ग्रांट के 2 हेड हैं, ये A है और ये B है, ठीक है। यहाँ पे इसको 100 रुपये अलॉट हुए, यहाँ भी इसको 100 रुपये अलॉट हुए, राइट। अब दोस्तों क्या होता है कि A ने जो है, ये तो इसको अलॉटमेंट हुआ, इसने खर्च 90 ही किए, ठीक है। तो सेविंग कितनी होगी दोस्तों, 10 रुपये से बचा लिए इसने। यहाँ दोस्तों इसको 100 रुपये अलॉट हुए, लेकिन इसका अनुमानित खर्चा जो है वो 110 रुपये का है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके 10 रुपये निकाल के मैं यहाँ दे दूँगा,
ठीक है, इसी को मैं बोलता हूँ रीअप्रोप्रिएशन। यही मेरी डेफिनेशन लिखी गई है। द यूटिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इन द बजट प्रोविजन अंडर वन हेड, एक हेड के अंदर जितनी भी सेविंग है उसका मैं यूटिलाइजेशन करना है, उसका मुझे उपयोग करना है, किसके लिए? टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर अंडर अनदर हेड। इसने ज़्यादा खर्चा कर दिया तो इसके खर्चे को कंपनसेट करने के लिए मैं यहाँ से पैसा निकाल के यहाँ डाल दूंगा। तो इस पूरे प्रोसेस को दोस्तों मैं रीअप्रोप्रिएशन करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये कोई प्रोसेस के जरिए ही तो होता होगा, ऐसा तो नहीं है कि भाई यहाँ से पैसा लूँगा मैं यहाँ डाल दिया। ठीक है, इतना ईजी नहीं होता, इसका रीअप्रोप्रिएट करना पड़ता है अकाउंट्स को, राइट। दोस्तों एक तो डेफिनेशन ये होगी, दूसरी है रीअप्रोप्रिएशन मींस रीअलोकेशन ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन टू अनदर विद इन द सेम ग्रांट। एक ग्रांट के अंदर रीअप्रोप्रिएट करना एक प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन से दूसरी प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन के अंदर, उसको भी मैं रीअप्रोप्रिएशन बोलता हूँ, राइट। आगे चलिए दोस्तों, रीअप्रोप्रिएशन कैन बी मेड आउट ऑफ द सेविंग्स एंड बिटवीन द एक्सपेंडिचर हेड्स ओनली। और दोस्तों ये ओनली एक्सपेंडिचर पे होता है। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर हेड नाम दे दिया तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूम जानी चाहिए। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो हेड हैं उन्हीं पे ये चीज़ें लागू होगी, राइट। कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस सर्विसेज है, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाएगा एक्सपेंडिचर के अंदर। तो दोस्तों रिसिप्ट वाले हेड्स के अंदर नहीं होगा ये। ठीक है, प्राप्तियाँ आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी है, जो खर्चा कर रही हो एक में बच जाए दूसरे में ज़्यादा हो जाए तो आपको रीअप्रोप्रिएट कर देना है फंड को, राइट। आगे चलिए दोस्तों, आगे फ्रेंड्स एक नियम और बता रहा है ये कि रीअप्रोप्रिएशन कैन बी डन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बिफोर 31 मार्च। 31 मार्च से पहले कर लिया तो कर लिया रीअप्रोप्रिएशन, उसके बाद में मेरे दोस्तों नहीं होगा, राइट। अब दोस्तों 285 के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो कौन बनाता है देखते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द CGDA। एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है दोस्तों? CGDA, राइट। इन रेस्पेक्ट ऑफ MOD सिविल ग्रांट, डिफेंस पेंशन ग्रांट ऑन द फॉर्मेट अप्रूव्ड बाय CGDA, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। दोस्तों MOD सिविल का और डिफेंस पेंशन का जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो CGDA बनाते हैं हमारे HOD, राइट। और इसी को सेम को CGA को और DG ADS को भेजा जाता है। अब दोस्तों एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये तो पढ़ लिया, लेकिन दोस्तों इसके साथ कोई और बहुत सारी और चीज़ें भी आएगी, राइट। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है डिफेंस सर्विसेज का कौन बनाता है? डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेस, FADS बनाता है। साइन कौन करता है दोस्तों? डिफेंस सेक्रेटरी, राइट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है दोस्तों डिफेंस सिविल और डिफेंस पेंशन का CGD ऑफिस बनाता है, CGD साइन करते हैं, जैसे ये बताया था। इसके बाद देखिए दोस्तों एनुअल फाइनेंस अकाउंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का इंक्लूडिंग डिफेंस सर्विसेज कौन बनाता है? CGA। और दोस्तों सेंट्रल जनरल एंड लेजर भी कौन बनाएगा? CGA। और दोस्तों एक क्वेश्चन जो है पूछते रहते हैं अक्सर, ऑल इंडिया कंसोलिडेटेड कंपाइलेशन फॉर डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेस अंडर RDR आर प्रिपेयर्ड बाय EDP सेक्शन ऑफ द CGDA दिल्ली कैंट। अब दोस्तों अगर ये लाइन पूछेगा सेम एज इट इज़ होनी चाहिए कि ऑल इंडिया कंसोलिडेटेड कंपाइलेशन बनाना है किसका? डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेस का, वो भी RDR हेड के अंदर, ठीक है, रेवेन्यू डेप्ट रेमिटेंस हेड के अंदर। ओनली वो EDP सेक्शन बनाएगा दिल्ली का, राइट। समझ में आया दोस्तों? तो दोस्तों एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने पढ़ा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट CGDA बनाते हैं और MOD सिविल ग्रांट और डिफेंस पेंशन का, ठीक है, और अप्रूव्ड बाय द CGA, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। और ये CGA और DG ADS और DG ACR को, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑडिट सेंट्रल रिसिप्ट है दोस्तों, ये भी कोई एक ऑफिस है, ठीक है, दिल्ली के अंदर, राइट। तो इसी का ही पार्ट है, राइट। तो इसको भी आगे सेंड कर देते हैं, राइट। तो दोस्तों ये अपनों ने चैप्टर नंबर 3 जो है अकाउंट सेक्शन का ये अपनों ने कंप्लीट किया, राइट। अगले दोस्तों चौथे नंबर चैप्टर को अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।